तकलीफें बढ़ती जा रही दिन हो गया आपका स्वास्थ्य तकलीफें बढ़ती जा रही है। प्रशांत किशोर की क्या सुप्रीम कोर्ट बीपीएससी की बिहार में सिविल सर्विस के लिए होने वाले एग्जाम की परीक्षा को रद्द करेगा? ये बात आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उनकी बेंच में रखी गई। क्या रहा नतीजा आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बीपीएससी प्रोटेस्ट में राजनीति की आहट अब कितनी साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि 6 जनवरी को दिन भर चले हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद जनसुराज नेता प्रशांत किशोर को देर शाम बेऊर जेल से जमानत पर छोड़ दिया गया था। वो बाहर आए, समर्थकों से मिले और मीडिया से कहा कि फिर से आमरण अनशन शुरू करेंगे, लेकिन देर रात उनकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रशांत की तबीयत पर डॉक्टर्स ने क्या कहा और कोर्ट से इतर मुख्यमंत्री के और दूसरे नेताओं के स्तर पर क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बात छात्रों से भी करेंगे लगातार, जिनके बिना पर ये सब बात हो रही है। दूसरी अहम खबर है जिसको आज की सुर्खी नंबर 1 भी कह सकते हैं, खबरिया दुनिया में दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान। इन तारीखों के बारे में बताते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने कुछ हिदायतें दी, कुछ समझाइश और कुछ सफाई भी। ईवीएम की हैकिंग, वोटों की धीमी गिनती और तमाम आरोपों पर चुनाव आयुक्त क्या बोले, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर रुक करेंगे भारत पोल का, एक ऐसा पोर्टल जो देश के अपराधियों को पकड़ने में भारत के छोटे बड़े हर राज्य की पुलिस की मदद करेगा। अपडेट किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत का लेंगे, क्योंकि 42 दिन के अनवरत आमरण अनशन के बाद उनकी तबीयत 6 जनवरी की रात बहुत खराब हो गई। पल्स रेट और ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से नीचे गिरा, पर उन्होंने डॉक्टरों की मदद लेने से इनकार कर दिया। खनौरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे और कुछ और सुर्खियां भी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K and I10। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा की तारीखों का ऐलान किया। क्या है ये तारीखें? चुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2025 को आएगा। नामांकन की यानी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी 17 जनवरी 2025। नामांकन की जांच की आखिरी तारीख 18 जनवरी। नामांकन वापस लेने की तारीख 20 जनवरी, यानी 20 जनवरी तक मंजर साफ हो जाएगा। मतदान होगा एक चरण में 5 फरवरी 2025 को और इस मतदान के बाद मतगणना होगी 8 फरवरी 2025 को। इसके अलावा आयोग ने कुछ और जानकारियां भी साझा की, जैसे दिल्ली में इस बार कुल 1,55,24,858 वोटर होंगे। पुरुष वोटर्स की संख्या है 83,49,645 और महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 1,261 है। इन वोटर्स के लिए 13,033 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। 85 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को घर से वोट डालने की व्यवस्था दी गई है। इन्हीं तारीखों पर यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा और तमिलनाडु की इरोड विधानसभा पर भी उपचुनाव होंगे, ऐसा आयोग ने बताया। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के बीते 2 विधानसभा चुनाव जब हुए तब 70 विधानसभा सीटों में किसको कितनी सीटें मिली थी। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने जीती थी 67, भाजपा ने 3, कांग्रेस को मिली 0। साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीती 62, भाजपा को मिली 8, कांग्रेस को फिर से 0। ये तो पिछले चुनाव का हाल हुआ। आज चुनाव की तारीखें बताते हुए आयुक्त ने आयोग पर लगे कुछ इल्जामों पर भी विस्तृत टिप्पणी की। उन्होंने कहा, साल 2024 में समुदाय विशेष के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के इल्जाम लगे। कुछ और लोगों के नाम गलत तरीके से जोड़े गए, ये भी कहा गया। सुनिए इन पर मुख्य चुनाव आयुक्त की टिप्पणी। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है, जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे,
उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर BLA, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शंस हैं उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ERO और ARO को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है सडनली, ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. These is absolutely impossible. चुनाव आयुक्त ने EVM हैकिंग, EVM की बैटरी, स्लो वोट काउंटिंग जैसे इल्जामों पर भी सफाई दी। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले EVMs को कमीशन किया जाता है। उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है। वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें, सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है। उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के EVMs को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है। उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है, आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग EVM दी गई थी, प्लीज चेक वही है। आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है। उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए। सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि EVM हैक हो ही नहीं सकती। देर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द EVM. I am circulating it. Please see the details. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. चुनाव की तारीखों के बाद आने लगी प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर। पिछले 1 दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। इन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा। चुनाव तो फिर लल्लन टॉप की टीमें ग्राउंड पर, जो लाएंगी दिल्ली के चप्पे चप्पे से खबर और जनता की आवाज। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब रुक करते हैं अगली खबर का। BPSC को लेकर छात्र आंदोलन के अपडेट्स क्या हैं? छात्रों की एग्जाम की मांग का समर्थन कर रहे जनसुराज नेता प्रशांत किशोर
6 जनवरी की शाम जेल से छूटे, मीडिया को संबोधित किया और ये बोला। कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। पीके ने यह भी कहा कि वो अपने साथियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन 7 जनवरी की सुबह खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बीपीएससी के मुद्दे को लेकर मुलाकात की, पूरे मामले की हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की और बाहर आए तो हमला किया प्रशांत किशोर पर। आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे प्रशांत जी, आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे। पप्पू यादव ने 12 जनवरी को फिर से बिहार बंद का ऐलान किया, साथ ही विपक्षी पार्टियों से साथ आने की अपील की। ये तो हो गई नेता नगरी, अब छात्रों की बात। इस मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन पटना के गर्दनी बाग में अब भी चल रहा है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक अपडेट आया। कुछ छात्र संगठनों ने कोर्ट में याचिका दायर की कि अदालत 13 दिसंबर को हुई प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी करे। आज ये केस पहुंचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने। अदालत ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं को सबसे पहले पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे संगठन आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने बेंच से तब आग्रह किया कि वो याचिका पर विचार करे। दलील ये दी कि पेपर लीक अब रोज का मुद्दा हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आवास के पास ही छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, लेकिन अदालत ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, हम आपकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन सभी केसेस में हम सुनवाई करने वाली पहली अदालत नहीं हो सकते हैं। आप प्लीज पटना हाई कोर्ट जाएं। इसके बाद अदालत ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। इस मामले पर दिन भर ग्राउंड पर और क्या हुआ, सुनते हैं वहां मौजूद ललन टॉप के साथी रजत और राशिद से। 6 जनवरी को क्या क्या हुआ ये हम सब ने देखा। पहले प्रशांत किशोर की सुबह अरेस्टिंग होती है और बीच में पता चलता है वो अरेस्ट हो रहे हैं और 14 दिन की उन्हें रिमांड में जेल भेजा जाएगा। हालांकि शाम तक ये जानकारी आती है कि उन्हें रिहाई मिल गई है, क्योंकि जेल तक उनके अरेस्टिंग के ऑर्डर नहीं पहुंचे। 8 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताते हैं कि अनशन जारी रहेगा और मीटिंग करने के बाद अगले दिन यानी 7 जनवरी को हम मीडिया को बताएंगे कि उनका अगला प्लान क्या होगा, अनशन की रूपरेखा क्या होगी और अनशन कहाँ पर होगा। हालांकि रात में एक मीटिंग भी हुई और अगली मीटिंग सुबह होनी थी। हालांकि 7 जनवरी को जानकारी मिली कि प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी है और उन्हें मेदांता में एडमिट किया गया है। शुरुआती जांचों के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी तक उससे जुड़ा कोई भी अपडेट नहीं आया है। आज के ही दिन सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच एक पिटीशन की सुनवाई कर रही थी। पिटीशन आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी। उनका कहना था कि बीपीएससी को लेकर जो भी धांधली हुई है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में सीबीआई करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी इस पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये मामला हाईकोर्ट का है और आर्टिकल 226 के तहत पहले हाईकोर्ट जाना होगा आपको। हालांकि प्रशांत किशोर की टीम का कहना है कि इस फर्म से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। 7 जनवरी को प्रशांत किशोर की लीगल फर्म केस में बीपीएससी के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में जाने वाली थी। हालांकि प्रशांत किशोर की तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ये देखना होगा कि लीगल टीम हाईकोर्ट में केस कब दायर करती है और उसके बाद क्या क्या होता है। जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। अगली खबर, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मंडपम नई दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के पोर्टल भारत पोल को लॉन्च किया। ये भारत पोल क्या है बताएंगे, पहले देखते हैं इस पोर्टल लॉन्च पर गृह मंत्री ने क्या कहा। इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई, मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। अब सवाल यह कि भारत पोल क्या है। आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन जहां कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ काम करती हैं, अपराधियों को पकड़ती हैं और उन्हें देश की जो भी देश से संबंधित है पुलिस के हाथ सौंपती हैं। इसी तर्ज पर बना है भारत पोल, जहां सभी जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस साथ काम करेंगी। भारत पोल पोर्टल पर कंट्रोल सीबीआई का होगा। इसके जरिए किसी भी अपराधी या वारदात की डिटेल
आसानी से हासिल की जा सकती है। एक पोर्टल से जुड़े होने की वजह से राज्यों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच तालमेल और कागजी कार्रवाई का वक्त बचेगा। इंटरपोल से मदद लेने में हमारी जांच एजेंसियों को आसानी भी होगी। दरअसल पहले विदेश में मौजूद किसी भारतीय अपराधी की धरपकड़ या जानकारी के लिए राज्यों की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को इंटरपोल के लाइजन ऑफिसर यानी ILO से संपर्क करना होता था। ये ILO भारत के जांच अधिकारियों से सारी डिटेल हासिल कर अपने लेवल पर वेरीफाई करता, फिर उसे इंटरपोल तक ले जाता। इस प्रक्रिया में चिट्ठीबाजी और बहुत सारा वक्त लगता और कई बार कम्युनिकेशन गैप का खतरा भी रहता था। भारत पोल के जरिए सीधे इंटरपोल से संपर्क कर जानकारियां हासिल की जा सकेंगी और ILO की भूमिका न्यूनतम रह जाएगी। अगर राज्यों की पुलिस भी इंटरपोल से कोई जानकारी चाहती है तो वो इस चैनल के जरिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, सीधे आग्रह कर सकते हैं। क्योंकि इस पोर्टल पर पुलिस सेवाओं के फील्ड अफसर भी जुड़े होंगे, इसलिए अपराधियों की रियल टाइम जानकारी भी आसानी से जुटाई जा सकेगी। भारत पोल की जरूरत, उसके काम धाम और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए संभावित उपयोगों पर हमने क्रिमिनल केसेस पर नजर रखने वाले लोगों से बात की। सुनते हैं। सीधे लिखा हुआ है कनेक्ट, यानी कि राज्य की जो सरकारें हैं वो इस वेबसाइट पर जा करके वो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। फिर इंटरपोल नोटिसेस जो उनको देना है वो इसमें अपलोड कर सकते हैं। इंटरपोल रेफरेंस की जानकारी भी दी जा सकती है। ब्रॉडकास्ट के जरिए इसको पूरी जगहों पर 195 जो देशों की कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में इसको फैलाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं उसको लेकर के भी बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस तरीके की बुकलेट भी लॉन्च की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो विदेशों में भगोड़े जा करके छिप जाते हैं उन भगोड़ों को लेकर के अब राज्यों की जो सरकारें हैं वो कार्रवाई कर सकती हैं। केंद्र सरकार जो है वो इस पर बड़े स्तर पर कदम बढ़ा सकता है, इस तरीके का एक्शन ले सकता है। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन से जुड़ी है। इसे 42 दिन हो गए हैं। वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर खनौरी में अनशन पर बैठे हैं। 6 जनवरी की रात डल्लेवाल की तबीयत और बिगड़ी। करीब 1 घंटे तक बेहोश रहे। पल्स रेट घटकर 42 आ गया। ब्लड प्रेशर गिरकर 80-56 पर आ गया। आपको ध्यान ना हो तो बता दें, एक स्वस्थ मनुष्य की पल्स रेट 60 से 90 के बीच और ब्लड प्रेशर 80 से 120 के बीच होता है। साथ में मौजूद डॉक्टरों ने कुछ प्राथमिक उपचार किया डल्लेवाल का, जिसके बाद उन्हें होश आया। उनकी तबीयत का पता चलते ही मोर्चे पर मौजूद सभी किसान रात में जग गए। सतनाम वाहिगुरु का जाप शुरू कर दिया। सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह भी है। 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन ने डल्लेवाल का हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसके मुताबिक अगर उन्होंने भूख हड़ताल जल्द समाप्त नहीं की तो उनके कुछ अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है और खतरा होगा कि ये काम करना बंद कर दें। डल्लेवाल इस समय खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। इन सब घटनाक्रमों से कुछ देर पहले 6 जनवरी की रात सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी खनौरी बॉर्डर पहुंची। इसने डल्लेवाल से मुलाकात भी की। उनसे कहा, आप भले अनशन जारी रखें लेकिन मेडिकल हेल्प ले लें। कमेटी के सदस्यों और किसान नेता की आपस में क्या बात हुई, सुनिए दोनों पक्षों को। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी सारी दुनिया ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। देश ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ कर्जे करके सुसाइड कर गया हो और उन्होंने बच्चे रोंदे फिरते हो। अंदाजा ला के देखो कि मेरी जिंदगी ज्यादा कीमती है कि उन्होंने बच्चों का रोना। ਤੁਹਾਡੀ भी जिंदगी जरूरी है जी, उन्होंने भी रोना। डल्लेवाल से मीटिंग करने गई कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। अगली सुर्खी असम के दीमा हासो जिले से। इस जिले में है उमरंगसो शहर। तस्वीरों में आपको जो 300 फीट गहरी कोयले की खदान नजर आ रही है उसमें 9 मजदूरों की जान फंसी है। ये मजदूर 6 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे इस खदान के अंदर फंस गए थे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन सभी मजदूरों के नाम अपनी सोशल मीडिया खाते एक्स पर शेयर किए। खबरों के मुताबिक खदान में करीब 100 फीट तक पानी भर गया है। इसे 2 मोटर की मदद से निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को भी लगाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मदद कर रही है। बता दें कि ये रेट माइनर्स की खदान है, यानी इसका मुंह बहुत छोटा है और इसे खोदने के लिए हाथों और छोटे छोटे औजारों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ही मजदूरों के बचाव कार्य के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उनके फंसने की सूचना मिलने पर परिजनों के बयान भी आए। जमाई, छोटा जमाई वो भी इसमें गिरा हुआ है। इसका बच्चा
जन्म हुआ है काली पूजा में, बेचारा छोटा सा। कितना आदमी होगा अंदर में? ये बोल नहीं सकता, हम भी उमरंगसू से आने वाला है। और सुबह में घटना हुआ था, अभी तक तो कुछ पानी होने का भी तो बंदोबस्त करना चाहिए। अगली सुर्खी जोधपुर सेंट्रल जेल में बलात्कार के मामले में सजा काट रहे आसाराम से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर बेल दी। जमानत पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के दरमियान आसाराम अपने समर्थकों से नहीं मिल सकता, केस के सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश भी नहीं करेगा। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक आसाराम के वकील RS सलूजा ने बताया कि जमानत के बावजूद आसाराम जेल से बाहर नहीं आएगा। इसकी वजह आसाराम 2 और मामलों का आरोपी है। वकील ने बताया कि दूसरे रेप केस के मामले में जोधपुर हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाने की तैयारी चल रही है। बता दें, आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में बंद है। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर हाई कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। बीते 5 महीनों में उसे 3 बार पैरोल मिल चुकी है। 12 साल में पहली बार उसे 3 महीने की जमानत मिली है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। What about Virat Kohli? The style of leadership was not inclusive. मेरे तरह बनो तो आप फिट हो जाओ। Like UV Pa's instance, yeah. चांस, इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही भेज दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में भेज दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसिएगा वैसे।